हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरकारी अध्यापक। मेरा नाम है प्राची और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट के लिए ईवीएस पेडागोजी को। और ईवीएस आप सभी जानते हो कि सीटेट के पेपर 1 में पूछा जाता है। 30 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें 15 की पेडागोजी होती है और 15 का होता है आपका कंटेंट से क्वेश्चन, जिसमें ईवीएस में कुछ क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन साइंस से भी होते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस की पेडागोजी को, किस तरह के क्वेश्चंस ईवीएस की पेडागोजी में आते हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, मैथ्स की पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आपने नहीं देखी है वीडियो तो चैनल पर जाकर आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं सीटेट के जो ईवीएस आती है सीटेट एग्ज़ाम में, उसको हम आज से कवर करेंगे। और इसके अलावा जिस एग्ज़ाम में भी ईवीएस आती है उस सभी एग्ज़ाम के लिए सेशन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। खासकर हमारा जो फोकस है वो सीटेट पर है। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्ज़ाम को लेकर आपके किस किस सब्जेक्ट की तैयारी हो गई है, ये भी आप कमेंट करके बाद में ज़रूर बताइएगा वीडियो में, ठीक है। तो चलो अब आज का सेशन हम फटाफट से शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन पेडागोजी का ईवीएस की आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है 76 2018 का हम ये पेपर कर रहे हैं, ठीक है। जो 2018 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये हमारे सामने पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, उसी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। पेड़ों के संरक्षण का मतलब है कि पेड़ों को बचाना, पेड़ों की देखभाल करना, तो उसके प्रति बच्चों को वो जागरूक करना चाहती है, ठीक है। उनमें उनके प्रति लगाव पैदा करना चाहती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी। 4 ऑप्शंस आपके पास है। पहला है कक्षा में बहस आयोजित करवाना, दूसरा है समूह चर्चा, तीसरा है पोस्टर बनाना और चौथा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में उसकी हेल्प करना। तो बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज़ करना होता है, ठीक है। पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की हो, पेडागोजी में आपको जो ऑप्शंस हैं उनमें से 1-2 गलत होंगे या फिर ऐसा हो सकता है सारे ही सही हो, तो आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना होता है। तो 76 का जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। समूह चर्चा बहस तो इसमें नहीं होगी, ना ही पोस्टर बनाना होगा, लेकिन बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसे पोषित करना, उसका ध्यान रखना, टाइम टू टाइम उसमें पानी देना, ठीक है, उसका नर्चर करना, अगर आप उसको ये जिम्मेदारी दोगे तो वो बहुत अच्छे से वैल्यू समझेगा और संरक्षण करना सीखेगा पेड़ों का। तो 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। तो इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प जो होगा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। इनमें से 3 तो रेलिवेंट होंगे। अगर बच्चे को एक सर्वे के लिए बोला गया है उस बीमारी के लिए जो कि उसके पड़ोस में लोग पीड़ित हैं, अब ये पाठ्यक्रम में सर्वे तो उनके है नहीं, उनकी बुक में सर्वे के बारे में कुछ नहीं है, तो इनमें से कौन सी रणनीति सही नहीं होगी इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, ये आपसे पूछा। पहला आपसे कहता है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। दूसरा है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। थर्ड है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। और फोर्थ है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित हैं। इनमें से कौन सा तरीका टीचर नहीं यूज़ करेगा ये आपको बताना है। 77 का राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा विकल्प इसकी रणनीति के लिए प्रासंगिक नहीं होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में, ग्रुप में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। तो उससे क्या होगा, उसने समुदाय के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, वास्तविक जीवन को समझने में मदद मिलेगी, डेटा हैंडलिंग भी बच्चा सीखेगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो इसके सही हैं, लेकिन जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। उससे समुदाय थोड़ी उन बीमारियों के बारे में समझेगा। यहाँ पर सर्वेक्षण कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 आपसे कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बार बार सेशन ज़्यादा लंबा करने की वजह से मैं बार बार नहीं पढ़ पाऊँगी, ध्यान से सुनिएगा।
आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा हो। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? यानी कि जो सब किया है बच्चों को समझाने के लिए प्रिया ने, जो कि उनकी टीचर है, ये उसका कौन सी अप्रोच है, टीचर की कौन सा दृष्टिकोण है? संज्ञानात्मक है, अनुभवात्मक है, अन्वेषणवादी है या फिर मानववादी है? अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी आप इसका आराम से बता सकते हो। देखो क्या होता है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपके सामने क्वेश्चन है। अगर आप किसी वर्ड में हिंदी में अटक जाओ तो इंग्लिश में देख लेना, और इंग्लिश में समझना है तो हिंदी में आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हर एक शब्द का मतलब पता हो, क्योंकि कुछ टिपिकल वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप इंग्लिश की हेल्प ले सकते हो। तो अगर आप इंग्लिश की हेल्प लोगे तो आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ये जो उसका दृष्टिकोण है टीचर का, वो एक अन्वेषण दृष्टिकोण है, इंक्वायरी अप्रोच है। उसने इंक्वायरी करी, ठीक है। टीचर ने क्या जो अप्रोच है वो यूज़ करी है, इंक्वायरी अप्रोच, अन्वेषण करना किसी चीज़ का। उनके एक्सपीरियंस पूछे, उसके आधार पर उनसे क्वेश्चंस पूछे, हर पहलू को एक एक करके, देखो इसमें डीप में गया है ना हर पहलू। पहले उनसे पूछा कि आपने क्या क्या सामना किया, फिर उनकी समझ का आकलन किया, उनसे प्रश्न पूछे, विज्ञापन दिखाए और बिल्स का यूज़ किया, एलपीजी का यूज़ किया। यानी कि उसने पूरी इंक्वायरी करी है और वो दृष्टिकोण टीचर ने यूज़ किया है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारी कम्युनिटी होती है वो हमें बहुत चीज़ें सिखाती है, ठीक है। बहुत अच्छा एक संसाधन है हमें चीज़ों को सिखाने का, हमारा समुदाय यानी कि हमारे कम्युनिटी जो है। ऐसा क्यों है? पहला ऑप्शन है ये सस्ता और सुलभ है, दूसरा है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, उनके पास समय है, तीसरा है ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, और चौथा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। देखिए, अब बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है, कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक। आप में इसको सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं या 3 भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको चुनना होता है बेस्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 79 का, वो ऑप्शन नंबर 3। जब आप समुदाय या कम्युनिटी से सीखते हो ना, तो आप वास्तविक परिस्थिति में सीखते हो, आप उस चीज़ को अनुभव करके सीखते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है एक रियल एनवायरनमेंट में सीखने की, तो इसीलिए हम अच्छे से सीख पाते हैं और हमें कम्युनिटी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस जो है, शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या मतलब है? ईवीएस जब हम टीचिंग लर्निंग करते हैं ईवीएस की, तो उसमें हम क्लासरूम को अपनी आउटसाइड लाइफ से जो है कनेक्ट करते हैं। तो उस कनेक्ट करने का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, चौथा है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा 80th क्वेश्चन का, ये आपको बताना है। इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है? वैश्विक पर्यावरण मुद्दों चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में है उससे भी बाहर चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ठीक है। इसीलिए ईवीएस खास करके ईवीएस को बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करके बताया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे आप टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड जाकर चीज़ों को समझ पाएँ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। कक्षा 3 के छात्रों को रमन ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी या अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो वो एक विस्तारित परिवार हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है? एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? अब यहाँ पर आपकी समझ का परीक्षण है, पेडागॉजी आपकी समझ बताती है आप कितने सक्षम हो सोचने में और आपकी जो सोच है वो किस तरह की है। बेसिकली ये चेक किया जाता है पेडागॉजी से। तो थर्ड के बच्चे को सिखाया है कि पिता, माँ और अगर आप बच्चे हैं परिवार में तो वो न्यूक्लियर फैमिली है,
ठीक है, एकल परिवार है। और अगर दादा दादी या अन्य लोग आ जाएं तो वो विस्तारित परिवार हो जाता है। तो इस पर आपकी क्या सोच है? पहला ऑप्शन है परिवार की परिभाषा गलत है। दूसरा है रामा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। तीसरा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। चौथा है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन बताइए 81 का क्या होगा? ठीक है, 81 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपको यही बताना है। तो राइट आंसर ऑफ 81 इज ऑप्शन नंबर 3। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है। द टीचिंग लर्निंग अप्रोच जो सही, देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है, बात ये बिल्कुल ठीक है, इस बात में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो शिक्षण अधिगम का दृष्टिकोण है, ये अप्रोच है, ये इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, ये बच्चे के लिए क्या नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, समावेशी नहीं है। 81 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या फिर गतिविधियाँ, यानी कि ईवीएस की क्लास में इनमें से कौन सी एक्टिविटी होगी? चित्र को पढ़ना, फील्ड का भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, या फिर ये सभी। ठीक है, ईवीएस में एक्टिविटी क्या होगी इनमें से? पिक्चर रीडिंग, फील्ड विजिट, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, या फिर ऑल दी अबव। तो यहाँ पर 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी, पिक्चर रीडिंग, फील्ड विजिट, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि पर्यावरण अध्ययन का जो करिकुलम होता है वो बच्चों की जो संपूर्ण शिक्षा होती है, समग्र शिक्षा, उसका कारण बन सकता है अगर वो कैसा हो। ईवीएस जो है बच्चे की कंप्लीट जो एजुकेशन है, होलिस्टिक लर्निंग है, उसका कारण बन सकता है ईवीएस। अगर वो कैसा है, ईवीएस एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है, या फिर सभी। तो 83 का फिर से आपको राइट आंसर करना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, यानी कि मतलब क्वेश्चन का ये है कि और सब्जेक्ट्स में भी, ओवरऑल एजुकेशन में भी ईवीएस जो है वो हेल्प कर सकता है अगर वो कैसा है। तो 83 का भी 4 ऑप्शन सही होगा। एकीकृत है, समावेशी है और विषयगत है। तीनों ऑप्शंस क्या हैं? राइट हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 आपसे कहता है ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। अब ईवीएस में एक चैप्टर है सपेरा, और उसको आपने अगर पढ़ा होगा तो आप इसका क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि क्या उस चैप्टर में बताया है वो इसमें पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन आपसे क्या कहता है कि ये एक अवैध कार्य है। सपेरों का अध्याय है सपेरों के बारे में, तो उनका जो काम है वो अवैध है। दूसरा है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। थर्ड है सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करें। और चौथा है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। क्या बेस्ट ऑप्शन होगा? काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, क्योंकि पाठ्यपुस्तक में जो चैप्टर है ना स्नेक का, स्नेक चार्मर यानी सपेरों का, वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। देखो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? थर्ड। सपेरे जो है सांपों को नुकसान ना पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 कहता है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ठीक है, जो विद्यालय में मिड डे मील का टाइम होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या बात जो है सही है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। थर्ड है ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। और चौथा है ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। अब यहाँ पर आप क्या सोचते हैं मिड डे मील से रिलेटेड, ये आपको अपनी सोच को बताना है इन चारों ऑप्शंस के माध्यम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि ईवीएस का मतलब है टेक्स्ट बुक से। ठीक है, टेक्स्ट बुक के आप बियॉन्ड जाएं, बाहर चीज़ों को सीखें, एनवायरनमेंट से कनेक्ट होकर चीज़ों को सीखें। तो ये जो होता है मिड डे मील का जो समय होता है, ये एक अच्छा शिक्षण अधिगम का समय है फॉर ईवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है?
लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस। ईवीएस से संबंधित कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि बोझ के बिना सीखने का क्या मतलब है। स्कूल बैग का वजन कम करना, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, थर्ड है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, और चौथा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो बताइए क्या मतलब होगा इसका 86 क्वेश्चन का। तो 86 का जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। लोड ऑफ इनकॉम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस, ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनके भार को कम करने की ज़रूरत है। थर्ड ऑप्शन 86 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 87 पर। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ईवीएस कक्षा में ग्रुप लर्निंग होती है, तो उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या पर्पस है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। दूसरा है कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। तीसरा है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। और चौथा है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना, ठीक है, मैनेज करना और वर्कलोड को कम करना। ठीक, ये चार ऑप्शन है। समूह में सीखने का क्या मतलब है ईवीएस में, आपको ये बताना है। तो देखिए यही इसका बेस्ट ऑप्शन है। सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेना और सीखने में सक्षम बनाना ही जो उद्देश्य है वो एक होता है ग्रुप लर्निंग का उद्देश्य। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। बाला का फुल फॉर्म पूछा है, BALA बाला, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो देखो डायरेक्टली हम इसकी क्योंकि एक एब्रीविएशन है, ठीक है, फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो 88 का जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। देखो एब्रीविएशन को आप इंग्लिश में ही याद रखो, ठीक है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, B फॉर बिल्डिंग, A फॉर एज, L फॉर लर्निंग, A फॉर एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। 89 क्वेश्चन कहता है वैकल्पिक ढांचे का क्या मतलब होता है, ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है, हम ये समझेंगे। चार ऑप्शन आपके पास हैं। पहला कहता है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। दूसरा कहता है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। थर्ड कहता है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। और चौथा कहता है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। अब आपको सीधा मैं इसका आंसर बताऊंगी, आपको ये बताऊंगी कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। ठीक, तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ वो विचार होता है जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। समझिएगा इसका मतलब। देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वैकल्पिक ढांचा मतलब ये है कि एक ऐसा विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत, देखिए कुछ विचार ऐसे होते हैं ना जिनकी स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है लेकिन उनसे अलग अवधारणा का होना, उसको वैकल्पिक ढांचा कहा जाता है। जो फिक्स्ड अवधारणाएं हैं इसी चीज़ को लेकर, जो फिक्स्ड कंसेप्ट है, एक्सप्लेनेशंस हैं, उनसे हटकर कुछ अलग विचार, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वैकल्पिक ढांचा इसको बोलते हैं। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। 90 आपसे कहता है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ये क्या है, ये कोई मिथ है, ठीक है, मिथ है या फिर वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। मिथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, स्टीरियोटाइप है या सुपरस्टिशन है, आपको बताना है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ये क्या है इस लाइन का मतलब। तो ये कंप्लीटली एक मिथ है, ठीक है, गलत बात है, झूठ है, बकवास है, बिल्कुल मिथ है, मिथक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 90 का। क्लियर है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी सोच को सुधारें और सही करें, क्योंकि आंसर तो आपको यही मार्क करना है एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, चलिए। तो गाइज़ आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। तो 2018 में जो सीटेट हुआ था उसकी ईवीएस की पेडागोजी हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसका जो कंटेंट वाला पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वो लेकर आएंगे। और उसके जिससे आपसे वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे वीडियो आते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
लगातार हम आपकी तैयारी कराने की कोशिश में लगे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है, एक ऐसा आपकी प्रिपरेशन करवा दी जाए, क्योंकि अभी तक आपने जो कंटेंट वगैरह आपको पढ़ना होगा काफ़ी हद तक आप पढ़ चुके होंगे। अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और प्रीवियस ईयर से बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है मुझे नहीं लगता आपको किन्हीं क्वेश्चन से हो सकती है, और कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें से डायरेक्टली भी देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कोई आपके डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपके सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी है, और जाने से पहले अपनी जो भी स्टडी ग्रुप है उनमें वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।